नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 23 की महाभारत में हम सबसे पहले बात करेंगे राजा वर्सेस महाराजा की। चुनावी साल है, वार पलटवार की राजनीति तेज है। दिग्विजय सिंह के सिंधिया पर दिए बयान पर सियासी घमासान अभी भी जारी है। अब सीधे सीएम शिवराज ने हमला बोला है दिग्विजय सिंह कमलनाथ पर। बोले हैं कि सिंधिया गद्दार नहीं खुददार हैं। कांग्रेस के सभी नेता अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे हुए हैं। अंधेरी रात के बाद आखिर कांग्रेस में कितना अपमान सहते। चुनाव लड़ा सिंधिया जी के नाम पर और मुख्यमंत्री बना दिया बुजुर्ग कमलनाथ जी को। सरकार भी कमलनाथ जी ने पीछे से दिग्गी राजा चला रहे थे। कमलनाथ तो नाम मात्र के चेहरे थे और बार बार सिंधिया जी और उनके साथी जन समस्याओं की तरफ ध्यान दिला रहे थे। और कमलनाथ जी का अहंकार इतना बड़ा था कि जब सिंधिया जी ने कहा कि भाई ये काम करो नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे, तो कहा उतर जाओ। ईगो ऐसा कि कहते मैं तो गाड़ी में बैठा के छोड़े आऊंगा दूसरी पार्टी में। कोई भी खुददार कैसे बर्दाश्त करता। इस्तीफा दिया उन्होंने, चुनाव लड़ा और शान से जीत के आए। लेकिन कांग्रेस में तो छोटेपन की और ओछेपन की होड़ लगी हुई है। हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है और इस होड़ में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सब शामिल हैं। सूतना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस का क्या होगा भगवान जाने। इधर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का कोरोना बता दिया। तुलसीराम सिलावट बोले कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है। भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि दिग्विजय का अगला जन्म चीन में हो। वहीं पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तंज कसते हुए कहा कि प्रभु महाकाल से कामना है कि दिग्विजय सिंह को अगले जन्म पाकिस्तान में पैदा करें। कांग्रेस के कोरोना है। दिग्विजय सिंह जी, मेरा विचार कि कांग्रेस के कोरोना है और कोरोना की उत्पत्ति जो हुई है वो चीन से हुई है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के इस कोरोना को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को चीन में ही जन्म लेना चाहिए। ये मेरी महाकाल से प्रार्थना है। मैं ये कहूँगा कि हे तीनों लोकों के स्वामी महाकाल प्रभु, दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति को जिसने कांग्रेस का पूरा बंटाधार कर दिया, मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया, आप महाकाल प्रभु से मेरी यही कामना है कि दिग्विजय सिंह को अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा करना। दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बीच जुबानी जंग के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने नसीहत दी। उज्जैन पहुंचे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी गरिमा के अनुरूप बयान देना चाहिए। भाषा को मर्यादित रखने की सलाह भी दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। जवाब में सिंधिया ने इसी अंदाज में दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया था। ट्वीट किया था कि हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। मेरे को लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को अपनी गरिमा के अनुरूप बयान करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। और इस प्रदेश की परंपरा रही है कि एक दूसरे का सम्मान करें, हम भले विरोधी हों। और हमेशा दिग्विजय सिंह जी भी करते आए, पर पता नहीं ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। मैं उनसे ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं करता। तो राजा वर्सेस महाराजा की जो जंग फिलहाल चल रही है, जुबानी जंग मध्य प्रदेश में, वो अभी भी लगातार जारी है। जब से दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर वो बयान दिया,
उसके बाद से ही लगातार राजनेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं इसको लेकर। हर रोज कोई ना कोई इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। आज भी कई नेताओं ने इस मसले पर बयान दिया है, इस बयानबाजी पर भी अपना बयान दिया। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम इंदौर का रुख कर लेंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, कांग्रेस और सिंधिया जी के बीच जो राजनीतिक अदावत है वो मुझे लगता है इतनी आसानी से खत्म होगी नहीं, क्योंकि उनके एक बड़े कदम ने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था और रह रहकर वो टीस कांग्रेस नेताओं की सामने आती रहती है। बिल्कुल सही बात है। सिंधिया के कदम के बाद जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिरी, उसके बाद से ही पूरी कांग्रेस के निशाने पर सिंधिया आ गए और यही टीस है जो रह रहकर कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर आ जाती है। और दिग्विजय सिंह तो अपने बयानों के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और दिग्विजय सिंह ने ये बयान देकर शुरुआत की कि सिंधिया जैसा कोई दूसरा कांग्रेस में पैदा ना हो। उसके बाद ये बयानों का सिलसिला शुरू हुआ और अब जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं वो मुखर हो गए और जो सबसे खास माने जाते हैं सिंधिया के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, उन्होंने तो दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का कोरोना कह दिया और कहा कि अब दिग्विजय सिंह का अगला जन्म चीन में हो, क्योंकि जो कोरोना का जन्म हुआ था वो चीन में हुआ था, जो कोरोना की उत्पत्ति हुई थी वो चीन में हुई थी, इसलिए दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस के कोरोना है, उनका जन्म भी चीन में होना चाहिए। तो एक तरह से सियासी जो बयानबाजी है वो लगातार नीचे चली जा रही है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत अच्छी बात कही कि नेताओं को अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और दिग्विजय सिंह को भी भले ही विरोधी दल के नेता हो उनका सम्मान करना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनावी साल है, अभी 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में कोई भी नेता है या कोई भी राजनीतिक दल है वो बार प्रतिवार से नहीं चूक रहे हैं और यही वजह है कि जो नेता है उनमें जुबानी जंग छिड़ गई है। जब सिंधिया पर हमला हुआ तो उनके जो समर्थक मंत्री हैं, उनके जो नेता है वो अब सामने आ गए, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर लगातार बयानबाजी अब शुरू कर दी है। पहले महेंद्र सिंह सिसोदिया जो पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता को पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए और आज जो तुलसी सिलावट है जल संसाधन मंत्री, उन्होंने कह दिया कि ऐसे नेता चीन में पैदा होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस का कोरोना वायरस बता दिया। तो ये जुबानी जंग है, ये सियासत नई तरह की सियासत है जो मध्य प्रदेश में चल पड़ी है और ये लगातार जारी है और मकसद यही है कि जो चुनाव है वो उसमें हर नेता अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जनता का दिल भी बिल्कुल चुनावी साल में हर एक नेता अपने आप को सही बताने की कोशिश कर रहा है। अरुण, आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सीहोर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह के अपनी ही पार्टी के संगठन को कमजोर बताने वाले बयान पर कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन से कोई लेना देना नहीं है और सही मायनों में बीजेपी का संगठन प्रदेश में बेहतर काम कर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा कि 2023 में एक बार फिर एमपी में बीजेपी सरकार बनने में सफल रहेगी। देखिए, कांग्रेस का संगठन से कोई लेना देना नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में संगठन काम कर रहा है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, उसका असर आम जनता में है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और इसलिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने में सफल होगी। थैंक यू। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ। शिव भाटिया और संजय दत्त बनाए गए हैं एमपी के प्रभारी। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के साथ इन दोनों को भी मध्य प्रदेश में प्रभार का जिम्मा सौंपा गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में एआईसीसी ने नियुक्त किए हैं 4 नए ऑब्जर्वर। अर्जुन मोडवाडिया, सुभाष अरोरा, कुलदीप सिंह राठौर और प्रदीप टामटा बने हैं ऑब्जर्वर। चुनाव की तैयारियों पर नजर रखेंगे ये ऑब्जर्वर। सुधांशु त्रिपाठी को एआईसीसी के सचिव पद से मुक्त किया गया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, चुनावी साल है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे रणनीतियां पार्टी बना रही हैं और चूंकि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के एक मजबूत संगठन से है
और यही वजह है कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। बदलाव लगातार देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस में। बिल्कुल सुमित, ये मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत कैसे बनाया जाए इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से चाहे दिग्विजय सिंह की बात करूं या खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करूं, वो जो कहीं ना कहीं बूथ लेवल पर संगठन के कमजोर होने की बात को वो स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि चुनाव के मुहाने पर जो है वो अब मध्य प्रदेश खड़ा है, यानी लगभग 6 महीने का ही बस समय बचा। और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो संगठन यानी ग्राउंड लेवल पर आपकी तैयारी बहुत आवश्यक। और यही कारण है कि बड़े बदलाव जो मध्य प्रदेश के जो में देखने को मिल रहे हैं संगठन के लिहाज से। अगर कांग्रेस की बात करूं तो अभी तक जेपी अग्रवाल मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे, उनके साथ साथ 2 और जो है वो प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। आमतौर पर अगर सामान्य दिनों की बात करूं तो 1 प्रभारी और कुछ सह प्रभारियों के साथ संगठन की जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन इस बार 3-3 प्रभारी बनाए गए। न केवल प्रभारी बनाए गए हैं बल्कि अब 4 ऑब्जर्वर भी अभी से तैनात कर दिए गए, यानी संगठन की एक गतिविधि पर ये लोग नजर रखेंगे और एआईसीसी को रिपोर्ट करेंगे। और उस रिपोर्ट के आधार पर ही क्या आगे चलकर बदलाव किए जाने हैं, किस तरह की रणनीति अपनानी है, उस सब को लेकर चर्चा होगी। न केवल अपने पार्टी के संगठन पर बल्कि बीजेपी के संगठन पर भी ये लोग नजर रखेंगे कि आखिर वो किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं और उसको कांग्रेस को अगर काट करना है तो क्या रणनीति अपनानी है। तो ये तमाम जो अभ्यास है वो जो है वो लगातार अब शुरू। बिल्कुल, बदलाव से कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते, जशपुर के पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रण सजने लगा है। राजनेता तो चुनावी संग्राम में कूद गए हैं, जनता भी चुनावी रंग में रंग चुकी है। पिछले 4 साल में क्या कुछ हुआ, कितनी सड़कें बनी, कितने अस्पताल बने, क्या पानी की समस्या दूर हुई और बिजली लोगों के घर तक पहुंची या नहीं, और भी क्या समस्याएं हैं, पत्थलगांव की जनता कितनी खुश है, इन सब मुद्दों को लेकर जनता की नब्ज टटोलने के लिए न्यूज 18 की टीम जनता के बीच पहुंची। आज हम पहुंचे हैं पत्थलगांव विधानसभा के बागबहार में। और पत्थलगांव विधानसभा की अगर बात करें तो पत्थलगांव विधानसभा के मौजूदा विधायक रामपुकार सिंह 8 बार से यहां के विधायक हैं और 2013 के विधानसभा चुनाव में शिवशंकर पैकरा यहां के विधायक थे, भाजपा के वो विधायक थे। और 2018 के चुनाव में एक बार फिर से रामपुकार सिंह यहां के विधायक बने और 8वीं बार वो यहां से विधायक बने हैं। और यहां पे पत्थलगांव क्षेत्र के बागबहार की ये जनता है, आप तस्वीरों में देखिए। और हम इन जनता के बीच आज पहुंचे हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर जो है ये वोट करेंगे। अभी कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या ऐसी परेशानियां हैं जो आज तक हल नहीं हो पाई, क्या मुद्दे रहेंगे? यहाँ स्टेट हाईवे की स्थिति अति दुर्गति है, आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ बिजली की इतनी भारी समस्या, अभी यहाँ अभी लाइट बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को पानी के पीने की समस्या हो रही है। कई प्रकार के ऐसे समस्या जिसको यहाँ की जनता भोग रही है और यहाँ के जो विधायक जी हैं उनसे किसी प्रकार का आम जनता को किसी प्रकार का सरोकार नहीं मिल पा रहा है। मूलभूत जो परेशानी है वो इनके सामने है। कुछ और लोग हैं, बताइए क्या मुद्दे रहेंगे, क्या परेशानियां हैं? मुद्दे तो बहुत है और मूलभूत अगर सुविधाओं की बात की जाए तो बागबहार और ये पूरा क्षेत्र आज शून्य की कगार पर आ पहुंचा है। ना यहाँ सड़क की सुविधाएं हैं, ना पेयजल की समुचित व्यवस्थाएं यहाँ पे हो पाई है, ना स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था यहाँ पे है। स्वास्थ्य की व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो ले दे के अभी एक MBBS डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, वो भी एक लंबे अरसे के बाद, करीब 20 साल बाद। और दवाई की किल्लत यहाँ हमेशा लगी रहती है। और इनका जो योजना है, सबसे महत्वपूर्ण योजना नरवा घुरवा बारी, जो आज पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं इसमें लोगों का परेशानी बढ़ा हुआ है। मजदूरी भुगतान भी शेष है और कई अनेक समस्याएं हैं जो इस विधानसभा में पर्याप्त मात्रा में है। बिल्कुल, कई परेशानियां इन्होंने बताई है। आप बताइए कि क्या परेशानी है आपके क्षेत्र में और क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ रोड की है। रोड आप देखिए, जहाँ भी जाइए, जिधर भी जाइए, रोड की इतनी बड़ी समस्या है कि मत पूछिए। आज ऐसा लगता है कि मतलब कहीं जाने की इच्छा नहीं करती है। और रोड अगर अच्छा हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाता। और पानी की समस्या भी है और इस मैंने यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की समस्या है। डॉक्टरों की समस्या है, स्वास्थ्य की यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। कुछ और लोग हैं, बताइए क्या परेशानी है? परेशानी तो काफ़ी है अपने बागबहार क्षेत्र में। सबसे बड़ी समस्या तो रोड की ही आती है। और रोड जो अगर बन जाए
तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। पानी की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था भी नहीं है अपने बागबहार में। आप बताइए, यहाँ पे पत्थलगांव विधानसभा में क्या ऐसी परेशानियाँ आपको दिखती हैं? आपके क्षेत्र में क्या परेशानी है जो आने वाले चुनाव में मुद्दा बन सकते हैं? परेशानी तो बहुत है और इसमें मेन मुद्दा सिर्फ रोड का है। रोड बन जाती है तो यहाँ सहूलियत हो जाएगी बढ़िया से, और बहुत कुछ ऐसी असुविधाएं हैं जो मतलब शेष रह गए हैं। काफ़ी परेशानियाँ हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं आगामी चुनाव? जो पत्रकार लोग जो बोल दिए हैं उसी समस्या जरूर तो है, लेकिन जो टोला पारा मोहल्ला में जैसे बोरिंग हुआ पानी के लिए दिक्कत जा रही है, और गली गली में जैसे सीसी रोड नहीं है उसमें जाने आने के लिए हम लोग को भी दिक्कत जा रही है देहात में। और ज़्यादा तो क्या है कि बोरिंग वगैरह भी नहीं है। जैसे हमारे बाबर के अंतर्गत में तो झारपरा है, उसमें मात्र एक ही तो बोरिंग है, उसमें पूरा मोहल्ला पानी पी रहे हैं। पेयजल की समस्या है, आप बताइए क्या समस्या है? हम लोग समस्या तो बहुत है, लेकिन विशेष हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समस्या ये है, जंगल तरफ हम लोग का ज़मीन बाड़ी बहुत है, पूरा परिवार जिस तरह के बस्ती का, तो जाने आने में बहुत तकलीफ होता है। बरसात के दिन में बिल्कुल चलने फिरने नहीं बनता है, और ये पंचायत वाले तो मुरुम तक नहीं गिराते हैं। बिल्कुल, सड़क नहीं है, सड़क एक बड़ा मुद्दा है। आप बताइए कि जो पत्थलगांव विधानसभा है इस क्षेत्र में क्या ऐसा मुद्दा लगता है जो आगामी चुनाव में यहाँ पर हावी रहेगा? जी देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर हाथी प्रभावित क्षेत्र है। हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ के जो 8 बार के विधायक रह चुके रामपुकार सिंह, और यहाँ पर जो सांसद भी रह चुके, किसी प्रकार के हाथी से निजात पाने के लोगों की कोई भी समस्या से निजात पाने के लिए कोई भी पहल नहीं कर पा रहा, जिससे यहाँ पर हाथी आए दिन लोगों के घर में घुसकर और उनको क्षतिग्रस्त कर दे रहे हैं, और आए दिन लोगों को उनका मानव द्वंद देखा जा रहा है। इस पर अगर विशेष पहल पर अगर उस पर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रामीणों का जो जान माल की सुरक्षा हो सकती थी। और बहुत सारे यहाँ पर हाथी जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उनको एक व्यवस्था करके उनको जंगल में रहने का कुछ व्यवस्था किया जाए। और जैसे कि यहाँ पर जो बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही, लेमड़ी प्रोजेक्ट योजना, उस तरह की यहाँ से धरातल पर कोई नज़र नहीं आ रही है, जिससे यहाँ पर हाथी की समस्या तो इतना अत्यंत ज़्यादा है कि यहाँ के जो लोग हैं दहशत में जीने को मजबूर है। लोग ऐसे देखा जा रहा है कि लोग 10 जगह करने को मजबूर है, पेड़ पौधे पर जीने को मजबूर है। आप जिस स्थान पर खड़े वहाँ पर पूरे जो है हाथी प्रभावित क्षेत्र है। जी, तो आप देख सकते हैं कि बागबहार की जो जनता है, पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उसका कहना है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी है। सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं यहाँ से नादारद हैं, और ख़ासकर जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का मुद्दा है ये यहाँ पर विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर जन आंदोलन होता रहता है, और जो जनता है उसका कहना है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में सड़क भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनेगा। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज की संवेदनशीलता दिखी है। वीआईपी रोड पर सीएम का जब काफिला गुजर रहा था तभी सड़क हादसे में घायलों को देख सीएम ने कारकेड को रुकवाया, मदद की और घायलों को अस्पताल भिजवाया। गाड़ी में कौन था? गाड़ी में कौन था? वो बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप मिल लीजिए। ठीक है, क्या ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं। इनको अस्पताल पहुंचा दे। कहाँ, भोपाल से? जी, भोपाल से। इनको कोई पहुंचाने की आगे सर एम्बुलेंस एक गाड़ी को पहुंचा देंगे। जी, ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। 22 अप्रैल यानी पृथ्वी दिवस, जब पूरी दुनिया में लोग एक साथ प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में काम करते हैं, तो आप कैसे इसका हिस्सा बनेंगे और अपनी धरती की रक्षा करेंगे? जवाब है न्यूज़ 18 के साथ। जी हां, इस खास मौके पर न्यूज़ 18 नेटवर्क लेकर आया है इंडिया पेड़ लगाओ महाअभियान, ताकि लोग समझ सकें पेड़ की कीमत। तो लगाइए एक पेड़, एक ट्री फी, यानी सेल्फी विथ ट्री लीजिए और शेयर कीजिए। आपकी छोटी सी पहल आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी।